हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम देख रहे हैं द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग से आज का जो पहला प्रश्न है वो है हरियोधकृत काव्योपमन का प्रकाशन वर्ष क्या है। ऑप्शन है 1907, 1899 ईस्वी, 1909 ईस्वी या 1917 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1909 ईस्वी। हरियोध की रचना, इसका नाम है काव्योपमन, इसका प्रकाशन वर्ष है 1909। हरियोध जो कि द्विवेदी युगीन कवि हैं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं प्रिय प्रवास 1914, पारिजात 1936, वैदेही वनवास 1940 इनके प्रबंध काव्य हैं। इनके अन्य काव्य हैं खड़ी बोली में महाकाव्य लिखने वाले ये प्रथम कवि हैं। इन्हें कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी। गणपत चंद्र गुप्त इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहते हैं, और इनके जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं वो हैं कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमांबु, वारिधि, प्रेम प्रपंच, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश इत्यादि। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन है कविता कौमुदी, उद्धवचरित, प्रिय प्रवास या लोकायतन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास, जो कि हरियोध जी की कृति है। इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध कृत प्रिय प्रवास संस्कृत की तत्सम तथा कोमलकांत पदावली से अलंकृत एवं संस्कृत वर्णवृत्तों में लिखित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह 17 सर्गों में विभक्त है। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन वर्ष 1914 है। इस कृति पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया जा चुका है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। हरियोध जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गद्य और पद्य में उनका समान अधिकार था। कुल मिलाकर उनकी 51 रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसमें ये है कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण के सात्विक प्रेम पर आधारित करुण रस प्रधान एक मार्मिक प्रबंध काव्य है। हरियोध जी ने पहले इसका नाम वज्रांगना विलाप रखा था, किंतु बाद में इसका नाम इन्होंने प्रिय प्रवास रख दिया था। हरियोध जी ने जहाँ चोखे चौपदे में मुहावरों के बाहुल्य तथा लोक भाषा के समावेश का प्रयास किया है, वहीं वैदेही वनवास की रचना द्वारा एक और प्रबंध सृष्टि का प्रयत्न किया है। अपने काव्य संग्रह रस कलश को ब्रजभाषा में लिखकर इन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि ब्रजभाषा पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। हरियोध जी ने 2 नाटक लिखे हैं, जिसमें से एक है प्रद्युमन विजय तथा दूसरा है रुक्मणी परिणय। 1994 में इनका प्रथम उपन्यास प्रेम कांता प्रकाशित हुआ था। इसके बाद इनके 2 और उपन्यास प्रकाशित हुए, जिसमें 1899 में ठेठ हिंदी का ठाठ है, और अधिखिला फूल जो कि 1907 में प्रकाशित हुआ। हरियोध जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रसिक रहस्य, प्रेमांबु वारिध, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रश्रवण, प्रेमांबु प्रवास,
प्रेमामुप्रवाह, प्रेम पुष्पहार, उद्बोधन, काव्योपमन, कर्मवीर, ऋतुमुकुर, पद्म प्रसून तथा पद्म प्रमोद। कल्पलता, बोलचाल, पारिजात तथा हरिओद, सतसई जैसे मुक्तक काव्य के अलावा कबीर, वचनावली, साहित्य संदर्भ तथा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, आलोचनात्मक कृतियों की रचना भी हरिओद जी ने की थी। 1924 में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान पद को भी सुशोभित किया था। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय हरिओद जी को है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपको बताना है प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1865, 1914, 1920 या 1922। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1914। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य क्या है? ऑप्शन में है कामायनी, प्रिय प्रवास, कुरुक्षेत्र या साकेत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, कुरुक्षेत्र दिनकर जी की रचना है और साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इसमें प्रिय प्रवास ही हरिओद जी की रचना है जो कि उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? आपको बताना है। ऑप्शन में है 17, 19, 21 और 23। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 17। हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या 17 है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ इसमें से कौन है? ऑप्शन है पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौपदे या वासव दत्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चोखे चौपदे, जो कि हरिओद जी का काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास नामक काव्य किसने लिखा है? ऑप्शन है देव, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बद्री नारायण चौधरी या भारतेंद्र। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि वैदेही वनवास किसका काव्य है। तो ये काव्य है हरिओद जी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, माखनलाल चतुर्वेदी या केशव दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। प्रिय प्रवास उनकी रचना है, उनका महाकाव्य है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन में है विचित्र विवाह, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विचित्र विवाह उनकी रचना नहीं है। शेष तीनों रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। विचित्र विवाह राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, रामचरित उपाध्याय की कृतियां हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य की भी रचना की है। शेष कृतियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की हैं। अगला प्रश्न है जिसमें पंक्तियां दी गई हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? कौन सी रचना से है? ऑप्शन है आंसू, परिवर्तन, प्रिय प्रवास या किसान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इन पंक्तियों का संबंध प्रिय प्रवास महाकाव्य से है जो कि हरिओद जी की रचना है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह कौन सा है? ऑप्शन में है विरहिणी नायिका का, प्रेयसी का, समाज सेविका का या ग्रामीण वाला का। तो इसमें राधा का एक रूप हमें और मिलता है जो कि है समाज सेविका का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप यह है कि वह समाज सेविका के रूप में चित्रित की गई हैं। इस रचना का प्रकाशन वर्ष है 1914। 17 सर्गों में बद्ध खड़ी बोली का ये प्रथम महाकाव्य है।
इसमें जो कथा ली गई है वो भागवत पुराण पर आधारित है। प्रियप्रवास का पहले नाम था वज्रांगना विलाप, बाद में इसको प्रियप्रवास नाम दिया गया। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा का वर्णन है। यह संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित महाकाव्य है। इसमें श्रृंगार तथा करुण रस की प्रधानता है। राधा का चित्रण देश सेविका, समाज सेविका के रूप में है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की कविता है, इसमें से कौन द्विवेदी युग की कविता की विशेषता है? तो पहला ऑप्शन है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मकता, प्रकृत चित्रात्मक, नव जागरण परक या नारी चेतात्मक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपदेशात्मक तथा इतिवृत्तात्मक। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा गया है कि सामान्यतः द्विवेदी युगीन काव्य को नीरस, इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक कहा जाता है। इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता है? तो अभी आपने ऊपर के प्रश्न में देखा कि इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्विवेदी युग। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? ऑप्शन है, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? ऑप्शन है गद्यात्मकता, काव्यात्मकता, वैचारिकता या इतिवृत्तात्मकता। तो इसमें आपने देखा होगा कि द्विवेदी युगीन साहित्य की जो विशेषता है उसमें है इतिवृत्तात्मकता सबसे पहले आता है, गद्यात्मकता है, वैचारिकता है, लेकिन काव्यात्मकता नहीं है। आपने ऊपर के प्रश्न में देखा था कि द्विवेदी युग के काल द्विवेदी युगीन जो काव्य हैं वो नीरस काव्य कहे जाते हैं, यानी कि उसमें काव्यात्मकता नहीं है। इस प्रश्न की व्याख्या में लिखा है कि काव्यात्मकता द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, शेष द्विवेदी युगीन प्रवृत्ति की प्रमुखता है। अगला प्रश्न है कि साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है, या प्रस्तुत कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, नंद दुलारे वाजपेयी या राम कुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नंद दुलारे वाजपेयी का ये कथन है। उन्होंने कहा कि साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। नंद दुलारे वाजपेयी जो कि छायावादी समीक्षक हैं, साकेत मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा 12 सर्गों का महाकाव्य है, जिसके 9वें सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है। डॉक्टर नगेंद्र मानस के बाद साकेत को राम काव्य का दूसरा स्तंभ मानते हैं, लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी जी राम काव्य की अपेक्षा इसमें उर्मिला को महत्व दिया गया है, ये बात सही है। और राम का जो चरित्र इसमें दर्शाया गया है उसके बारे में नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि ये द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में शामिल है। अगला प्रश्न है, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन हैं? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त जी मधुप उपनाम से इन्होंने काव्यानुवाद किया है। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इस उपनाम से गुप्त जी ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की मेघनावध, विरहणी व्रजांगना आदि कृतियों का काव्यानुवाद तथा नवीन चंद्र सेन के प्लासी का युद्ध नाम से किया है। उस समय की परंपरा के अनुसार उन्होंने अपना उपनाम रसिकेंद्र भी रखा था, जिस पर आचार्य द्विवेदी ने लिखा था कि रसिकेंद्र बनने की इच्छा छोड़िए, वह समय गया। स्वदेश नामक कविता की रचना में इनका उपनाम भारतीय था। आप ध्यान रखिए इन्होंने कौन कौन से उपनाम रखे, एक तो मधुप है, एक रसिकेंद्र है, एक भारतीय था।
पिताश्री उपनाम से उन्होंने सवैया की भी रचना करी। लीजिए, पिताश्री नाम से भी, उपनाम से भी उन्होंने सवैया की रचना की। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। महात्मा गांधी ने इन्हें भारत भारती की रचना के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है और ये उपाधि उन्हें महात्मा गांधी जी ने दी थी। इन्हें आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। ये द्विवेदी युग के हरिगीतिका छंद के बादशाह माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहते हैं। वे धर्म में विशिष्ट देववादी, विचारों में गांधीवादी, साहित्य में अविधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? वे धर्म में विशिष्ट द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविधावादी हैं। ये कथन है ऑप्शन बी, डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। उन्होंने कहा वे धर्म में विशिष्ट द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविधावादी हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह। गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी थी। गुप्त जी को सन 1954 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। साकेत इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर रामकथा कही गई है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं जयद्रथ वध, विकट भट्ट, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, जय भारत, द्वापर, वैतालिक, कुराण, कोड़ाल, यशोधरा, पंचवटी, हिडिंबा, अर्जन विसर्जन, काबा और करबला। गुप्त जी द्वारा अनूदित काव्य है प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और व्रत संहार। यशोधरा की नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा हैं। किसान काव्य में इन्होंने एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की कथा कही है। रंग में भंग राजपूतान की कथा है। जैनी, जो कि मार्क्स की पुत्री जैनी पर रचित प्रबंध काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ था। किंतु इनकी ख्याति का मूलाधार है भारत भारती, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। गुप्त जी ने तिलोत्तमा, चंद्रहास तथा अनग नामक 3 नाटक भी लिखे हैं। प्रायः सभी प्रकार के प्रगीत और मुक्तक भी लिखे हैं। मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्ति कवि हैं। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपकारक पत्रिका में प्रकाशित होती थीं। बाद में इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और इनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। आप ध्यान दीजिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को मैथिली शरण गुप्त जी अपना गुरु मानते हैं। इनमें से कौन भारत भारती काव्य के रचयिता हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, मुकुटधर पांडे, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत भारती के जो रचयिता हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न है, चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम कुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान चिरगांव है। अगला प्रश्न है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? ऑप्शन है दैन्य भावना, राष्ट्रीय भावना, प्रेम भावना या भक्ति भावना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। भारत भारती के आधार पर ही महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा था। अगला प्रश्न है, राजपूतान की कथा मैथिली शरण गुप्त जी के इन किस काव्य में वर्णित है? ऑप्शन है सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी या साकेत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजपूतान की कथा रंग में भंग काव्य
में वर्णित है। अगला प्रश्न है, किसान के रचनाकार कौन हैं? किसान नामक काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिऔध या प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन हैं? तो आपको जो ऑप्शन दिख रहा है बहुत आसान हो जाएगा इस ऑप्शन को पहचानना। इस काव्य कृति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। शेष कवि जो हैं वो भक्ति काल के कवि थे जिनका इस रचना से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य रचना नहीं है। एक ऐसी रचना है जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है, शेष रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। आपको रचना पहचाननी है। ऑप्शन है सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा या कृषक क्रंदन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृषक क्रंदन, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है। शेष तीनों रचनाएं गुप्त जी की हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपको ये बताना है कि कृषक क्रंदन किसकी रचना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, निवेदन है आप सभी से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? ऑप्शन है पंचवटी, रेणुका, यशोधरा या साकेत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेणुका, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है। ये रचना है दिनकर जी की। अगला प्रश्न है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कौन सी नहीं है? ऑप्शन है भारत भारती, जयद्रथ वध, प्रेम पथिक या यशोधरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेम पथिक गुप्त जी की रचना नहीं है। ये रचना है जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? इनकी कौन सी रचना है जो महाभारत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है वन वैभव, शक्ति, वक संहार या सैरंध्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शक्ति। इनकी रचना ऐसी है जो कि महाभारत से संबंधित नहीं है। वन वैभव, वक संहार तथा सैरंध्री काव्य का आधार मैथिली शरण गुप्त ने महाभारत कालीन घटनाओं को बनाया है, जबकि शक्ति पौराणिक आख्यान पर आधारित रचना है जिसमें देवी दुर्गा के शौर्य का वर्णन है। अगला प्रश्न है, रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग कौन सा है? इसमें मैथिली शरण गुप्त जी की 4 रचनाएं दी गई हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सी रचना सही, इसमें रचनाओं का जो आरोही क्रम है वो कौन सा है। ऑप्शन है साकेत, यशोधरा, जय भारत या द्वापर। इसमें से कौन सी रचना है जो कि पहले की है या बाद की है? जिसमें ऑप्शन सी, सबसे पहले रचना की थी इन्होंने साकेत की, फिर यशोधरा, फिर द्वापर, फिर जय भारत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित जो काव्य कृतियाँ हैं उनके रचना काल के आधार पर आरोही क्रम हैं। साकेत जिसकी रचना हुई थी 1931 ईस्वी में, इसमें कुल 12 सर्ग हैं। यशोधरा जिसकी रचना हुई थी 1932 ईस्वी में, गौतम बुद्ध की पत्नी पर आधारित ये खंड काव्य है। द्वापर जिसकी रचना हुई थी 1936 ईस्वी में, ये खंड काव्य है। जय भारत जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये 47 खंडों में बद्ध एक काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? ऑप्शन है महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध का प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाओं में भारत भारती को छोड़कर जयद्रथ वध की प्रसिद्धि सर्वाधिक रही। हरिगीतिका छंद में रचित यह एक खंड काव्य है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के हिसाब से के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी इनमें से कौन है। इसमें रचनाएं दी गई हैं मैथिली शरण गुप्त जी की 4 रचनाएं हैं, जिनमें जय भारत है, साकेत है, भारत भारती है और यशोधरा है। तो इसमें सबसे पहले भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है जो कि 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। साकेत जो कि 1931 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। यशोधरा जो कि 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और जय भारत 1952 ईस्वी में प्रकाशित इनकी रचना है। इस प्रकार से इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है। ऑप्शन है षष्ठ, सप्तम, अष्टम या नवम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नवम सर्ग जो कि उर्मिला से संबंधित है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग सर्वाधिक मार्मिक है। साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। साकेत की संपूर्ण कथा का केंद्र बिंदु लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला हैं। आरंभ में इनका नाम उर्मिला उत्ताप अर्थात उर्मिला काव्य रखा गया क्योंकि महाकवि रवींद्रनाथ ने बंगला भाषा में लिखे अपने निबंध काव्येर उपेक्षिता में रामकथा में अव्यक्त वेदना देवी उर्मिला के प्रति भारतीय कवियों की उपेक्षा की ओर ध्यान आकृष्ट किया था और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख द्वारा हिंदी कवियों से अनुरोध किया था कि वे इस उपेक्षा को दूर करें। अपने काव्य गुरु द्विवेदी जी से संकेत पाकर गुप्त जी ने साकेत लिखना शुरू किया था। अगला प्रश्न है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है राम और सीता, उर्मिला और लक्ष्मण, भरत और मांडवी या लक्ष्मण और सीता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लक्ष्मण और उर्मिला। साकेत की कथा का मुख्य संबंध उर्मिला और लक्ष्मण के चरित्र से जुड़ा है। यह मैथिली शरण गुप्त जी का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसकी रचना साकेत को केंद्र मानकर लिखी गई है। साकेत जिसको अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। इस काव्य का प्रारंभ अयोध्या के राजभवन में होने वाले लक्ष्मण उर्मिला के विनोद से शुरू होता है। यह विशद प्रबंध काव्य है। इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला उपेक्षित नारित पात्र को नायिका बनाकर राम की कथा कही गई है। साकेत रचना की मूल प्रेरणा गुप्त जी को महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली, जो सरस्वती में 1908 ईस्वी की जुलाई में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छदम नाम से छपा था। अगला प्रश्न है, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है रामकथा का चित्रण, देश प्रेम, रहस्य का वर्णन या उर्मिला को महत्व देना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उर्मिला को महत्व देना। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। वो पुस्तक कौन सी है। ऑप्शन है भारत भारती, रंग में भंग, द्वापर या साकेत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साकेत। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन हैं। ऑप्शन है श्रीधर पाठक, हरिओद या मैथिली शरण गुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। रचना वैविध्य और लोकप्रियता की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त को द्विवेदी युग का संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि माना जा सकता है। मैथिली शरण जी की विशेषताएं हैं, इन्होंने महाकाव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य, निबंध काव्य, पद्य नाटक, खंड काव्य तथा अनुवादित ग्रंथों की रचना की है। महात्मा गांधी इन्हें राष्ट्र कवि कहते हैं तथा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इन्हें युग कवि कहते हैं। इन्हें आधुनिक युग का तुलसीदास तथा हरिगीति का छंद का बादशाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किस कवि की पंक्तियां हैं।
ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या दिनकर। तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त जी की भारत भारती से। उसमें उन्होंने कहा था, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपरोक्त पंक्तियाँ भारत भारती से उद्धृत हैं। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी है। तो दोस्तों ये जो प्रश्नावली थी ये आधारित थी द्विवेदी युग पर। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें हम छायावाद युग से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।